जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकैडमी ने एक नवा प्रयोग करती हुई हिंदी कहानी ते कविता एक संगम के रूप में एक गोष्ठी का आयोजन राइटर्स क्लब KL सैगल सभागार च किया, जिहदे च डुग्गर दी संस्कृति कन्नै जुड़े दे बसनीकें हिंदी च कहानियां ते कविता पढ़ी है, जिंदे च डुग्गर इलाके ते कन्नै इसदी सांस्कृतिक महत्ता दा साफ झलकी लगी। इस सबूरी झलकी आओ दिखै रातों दे इस चलचित्र राहें। गुड मॉर्निंग। कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की तरफ से मैं डॉक्टर चंचल शर्मा आए हुए सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आज कहानी कविता एक संगम नाम से हिंदी साहित्य इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप मेरे निमंत्रण पे, अकादमी के निमंत्रण पे, हमारे सचिव के आदरणीय मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सब माननीय अतिथिगण मेरे पास आए हैं, हमारे अकेडमी में आए हैं और साहित्यकार आए हैं, कलाकार आए हैं, संगीत रचनाकार आए हैं, निर्देशक आए हैं और हमारे और भी जो नहीं जानने वाले हैं थिएटर स्टाफ है, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे आदरणीय सचिव साहब का, जो हम जिनके प्रोत्साहन से हम काम करते हैं और अकादमी दिन ब दिन रवानगी पे है और तीनों क्षेत्रों में हमारे काम चलते हैं, आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस में। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर अमन जी का, हमारे पूर्व जो एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं वो हमारे साथ आए हैं और जितने भी यहाँ पे आए हैं सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो अध्यक्षता में यहाँ शामिल होंगे, हमारी इस मंच को सुशोभित करेंगे। सबसे पहले तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। कहते हैं नारी सब पे भारी, क्योंकि नारी दिवस भी आ रहा है और बसंत पंचमी का मौसम, पावन मौसम, सुहावना मौसम चल रहा है, तो मैंने सोचा अगर मौका मिला तो महिला दिवस का प्रोग्राम भी करेंगे। इससे पहले आज के इस कार्यक्रम में पुरुष और नारियाँ सबको मैंने सम्मिलित किया है। एक कहानी गोष्ठी रखी है, साथ में हमने एक पोएट्री कविता की गोष्ठी रखी है। मैं चाहूँगी आज प्रश्न हो जाएंगे। सबसे पहले मैं श्रीमती संतोष खन्ना जी, आपने तो बुलाते हुए एक और हमारे शिक्षक जो लगभग 30-40 है, सुश्री चांद दीपिका जी, तो वो भी कृपया आए और हमारे मंच को सुशोभित करें। चांद दीपिका जी बहुत अच्छी कहानीकार हैं और कविताएं भी लिखती हैं। अब मैं एक और जानी मानी हस्ती है हमारे जम्मू कश्मीर की, राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत लिखते हैं और बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, श्री शेख मोहम्मद कल्याण जी। कृपया वो भी आप आए और इस कुर्सी को सुशोभित करें। हमारे साथ PM त्रिसल जी भी हैं, हमारे इस कार्यक्रम में वो भी शामिल हो जाएं। और अब मैं बुलाती हूँ अपने अकादमी के सचिव श्री भरत सिंह मनहास जी को। हमें अच्छा लगता है कि आप सब लोग आते हैं, हमारा सहयोग देते हैं और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हर बार हम टर्न में लेते हैं, हर की बारी आती है, क्योंकि यहाँ आप छोटे भी कलाकार आएंगे और प्रतिष्ठित भी होंगे, तो आप सबका सहयोग चाहिए होता है। जैसे निर्मल विनोद जी हमारे हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, डॉक्टर उधमपुरी जी, मुझे बहुत खुशी है। आए हुए सभी माननीय अतिथियों का मैं दिली स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं एक कहानी गोष्ठी। ये हमने शायद बड़ा कम इस तरह का किया है, हमने एक संगम करके किया है कि कहानी भी होनी चाहिए और हमारे साथ कविताएं भी होनी चाहिए। तो मैं अब सबसे पहले मैं अपने इस अकादमी के सचिव महोदय कृपया आए और विधिवत तौर पर आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। श्री भरत सिंह मनहास जी JKS प्रशासनिक सेवा से हैं ये, तो भरत सिंह मनहास जी। सभी लोगों का कल्चर अकेडमी की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसको करने के पीछे हमारी सोच ये है कि जो हमारा ये राइटर्स का जो
क्रीम है सोसाइटी, जो चीज़ें अपने तरीके से देखते हैं, समझते हैं और फिर उसको किताब में उतारते हैं, चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही परमानेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, जानकारी की, जो कि हमारे समाज को एक हमेशा गाइड करती रहती है। अगर हम बात करें सिचुएशंस की, हालात की, तो हमारे समाज में इतना कुछ हो रहा है, इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आप जितना लिखना चाहें, जितना काम करना चाहें, कोई कमी नहीं। मैं रिसेंटली एक राइटर की एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में मैंने देखा कि जो मतलब राइटर क्या कर सकता है, वो कितना कुछ लिख सकता है। आप देखिए, ये इंसान डेवलपमेंट के नाम पे, प्रोग्रेस के नाम पे अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश में शुरू से काम करता आया है, लेकिन अब इसमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी है। और इस तेज़ी में ये जो लालच है उसका, जो ग्रीड है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आगे बढ़ना है, उस किताब में मैंने देखा कि राइटर ने इतनी बहुत अच्छे तरीके से कुदरत को, खास करके जो कोविड पैंडेमिक का पीरियड था, उसमें दिखाया है कि जब हमारी ये जो डेली लाइफ है, जिसमें हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप बाजार में जाएं, आप हॉस्टल में जाएं, आप कॉलेजेस में जाएं, आप किसी इदारे में जाएं, आप देखिए हर जगह लाइन लगी हुई है। लेकिन जब कोविड आया, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक छोटा सा वायरस आप सबको, हम सबको, हमारी औकात उसने दिखा दी। और मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक चीज मैंने महसूस की है और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब यहां कोई स्पीकर अपनी बात रखता है तो उसको ध्यान से सुनिए। ये जो लिसनिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? जिस समय कोई अपनी बात रखता है, उसने काफी मेहनत करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके यहां आपसे साझा करने के लिए वो आता है। अगर उसकी स्पीच के दौरान, उसकी जब वो बातचीत आपके सामने हो रही है, अगर उस समय आप अपने जहन को उसकी स्पीच के साथ कनेक्ट करने में कामयाब होगे तो आपको कुछ याद नहीं करना है, सारी की सारी चीजें आपके साथ विद एनालिसिस रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, हम चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। हमारे इस तरह के जो प्रोग्राम्स जिनको हम कंडक्ट करते हैं, इनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी साहित्यकार, जो भी पोइट, कवि अपनी कहानी रख रहा है, पोइट्री कर रहा है, कोई उसकी रचना है, उसके पीछे उसने बहुत कुछ बांध के रखा है, लेकिन जब वो आपके सामने रखता है तो आप अपने दिमाग को उसके साथ कनेक्ट करने में उतनी एफर्ट नहीं लगाते। अगर आप वो एफर्ट लगाएं तो इसके फायदे ही फायदे हैं। आपको उस पर दोबारा कुछ नहीं करना है, वो चीज खुद ब खुद आपके जहन में दर्ज हो जाती है और परमानेंटली स्टोर हो जाती है, प्रोवाइडेड आपने उसको एफर्ट के साथ सुना। तो लिसनिंग का जो प्रोसेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी। जब आप आए हैं, इसी प्रोग्राम के लिए आए, एंजॉय करिए। आप देखिए इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ये प्रोग्राम है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसमें इजाफा हो जाता है, इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस तरह से प्रोग्राम करने के पीछे सोच हमेशा यही बनी रहती है और हमें हमेशा आपका सपोर्ट मिलता है। और साथ साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर यंग जनरेशन हमें इसके साथ जुड़े तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये पॉजिटिविटी का माहौल बना रहे। लेकिन जो इंसान की जो ग्रीड है, देखिए एक होती है इंसान की नीड अपनी जगह है, लेकिन ग्रीड जो है ना, ग्रीड थोड़ी वो पूरी नहीं होगी। जिस समाज में ये अवेयरनेस है, देखिए हर कोई राइटर नहीं बनेगा, हर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, हर कोई अफसर नहीं बनेगा, उनकी परसेंटेज एक लिमिटेड सी होती है, लेकिन इंपैक्ट उनका उतना नहीं होता है। तो इसमें नंबर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बहुत अच्छे लिखने वाले गिने चुने भी हों, 10-20 भी हों, वो बहुत है, लेकिन लिखें क्या? क्वालिटी। ऐसा लिखें कि पूरे समाज की जो सोच है वो बदल जाए। क्यों?
क्योंकि ये काम आप लोगों के हाथ में है। आप जो आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो लिखाई है, उसको हम जिस फॉर्म में भी प्रेजेंट करें, कहीं कहानी की शक्ल में या कहीं जो आपकी शेरो शायरी होती है, जो भी तरीका है, लेकिन वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। इसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करिए। ये ना हो कि हमने जो काम कर रखा है उसी को हम बार बार परोसते रहें, उसी को पेश करते रहें, उससे हमारी डेवलपमेंट नहीं होती है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ, जब से मैं इस इदारे में आया हूँ, मेरी सोच में भी काफ़ी चीज़ें मतलब बदल गई हैं। जब मैं पहले आया तो मैं कुछ और सोचता था। आप लोगों की संगत में, सोबत में रहने से, आपके साथ उठने बैठने से, आपके साथ बातें करने से मैंने भी बहुत खुशियाँ सीखा है। तो जब मैं सीख सकता हूँ, तो आप तो इस फील्ड के खिलाड़ी हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल फोकस करना है, फुल अटेंशन देनी है, और पूरे ध्यान से जो यहाँ लोग हमारे यंग बच्चे हैं या जो यंग राइटर हैं, पोइट हैं, उनको इंस्पायरेशन लेनी है, प्रेरणा लेनी है। जो हमारे सीनियर लोग हैं, आप देखिए, जिंदगी जीने का कुछ मतलब ही बदल जाएगा अगर आप सीरियसली इस चीज़ को लें। अगर चीज़ों को आप लाइटली लें, तो मैं आपको बताऊं, लाइटली लेने का भी आपको घर में पता चल जाता है कि जब जिस काम को हम लाइटली लेते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, और जिस चीज़ को हम सीरियसली लेते हैं उसका रिजल्ट डिफरेंट होता है, उसका रिजल्ट बेटर होता है। दूसरे लोग आपके आसपास इतनी विजडम रखते हैं, इतनी उनके पास सलाहियत है कि वो आपको खुद ब खुद एक्नॉलेज करेंगे, खुद ब खुद आपकी सीनियरिटी स्केल जो भी है वो खुद डिसाइड हो जाएगा। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पास कला है, जो आपके पास स्किल है, उस पर विश्वास रखिए और उसको इस्तेमाल करिए। आज का ये जो दिन है, जो हमने इस हिंदी के लिए रखा है कि कहानी भी होगी, और जो इसमें इसके साथ जुड़ी चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आएंगी, और जब ये चीज़ें कुछ आपके सामने खुलेंगी तो कुछ न कुछ इससे आपको फायदा है। सचिन सर ने कहा कि अब हमारे साथ ये कलाकार के साथ कलाकार बन गए हैं, साहित्यकार भी हो गए हैं। आर्ट एंड कल्चर के जितने भी रंग हैं ना, उनमें ये अब पूरी तरह से रंग चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है। यही सहयोग हमें चाहिए होता है, हमें भी और आए हुए साहित्यकार और कलाकारों को भी। और मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर हरीश कैला जी का भी, वो भी हमारे साथ आए हैं। कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं, बेहतरीन साहित्यकार हैं, हमेशा डोगरी के प्रोग्राम में, हिंदी के प्रोग्राम में हर शिरकत करते हैं। हमारे पंजाबी राइटर्स हैं यहाँ पे, आप सबका स्वागत करती हूँ। श्री अनिल सहगल जी आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए, कहानी और कविता की जहाँ तक बात आती है, कहानी सब जानते हैं कि हमारा ये जो एक हमारा समाज में घट रही घटनाएं होती हैं, उसका समूलचा रूप होता है। हम काल्पनिकता के आधार पर पेपर पे उतारते हैं। होती है छोटी सी कहानियां, पर पूरे हमारे जीवन का जो बखान है वो कर देती हैं। हमारे आगे पीछे जो भी घटता है वो कहानी हमें बयान करती है। और कविताएं भी एक कवि की बहुत सी जैसे कहते हैं नाजुक सी अनुभूतियां होती हैं, जिनके द्वारा वो अपनी संप्रेषण करते हैं अपनी भावनाओं का। तो आज कविता और कहानी का संगम है। हमारी आज की एंकर पर्सन जो है, संचालिका श्रीमती वीना शर्मा जी। उपस्थित जन, आज हम सब इस कक्ष में ऐसे पलों के साक्षी बनने जा रहे हैं जहां उपस्थित लघु कहानी लेखक व कवि अपनी आत्मा द्वारा अनुभूत भावों व विचारों का प्रस्फुटन करेंगे, अनुभूति व अभिव्यक्ति के रूप में। दोस्तों, हम सब जानते हैं लेखन आसान काम नहीं है, क्योंकि कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते। कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। तो चलते हैं इस हिंदी कहानी व कविता के संगम की ओर, जहां हम उपस्थित सभी लेखकों व कवियों की अनुभूतियों में डुबकी लगाएंगे। उपस्थित जन हिंदी कहानी व कविता संगम का श्रीकेश करेंगे कहानियों से। कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं सुमन शर्मा जी को। कृपया अपनी प्रस्तुति लेकर हाजिर हुए। श्री सुमन जी।
मेरी कहानी का शीर्षक है बसंत का आगमन। प्रिय छोटी, उर्मी अक्सर मेरे घर आया करती थी। कहती थी, आप पड़ोसन के साथ साथ मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मैं आपके साथ मन के एहसास बांट लेती हूँ तो मन हल्का हो जाता है। पर सच तो ये था कि उसके आने से मेरे भी मन की उथल पुथल कुछ संभल जाती। उर्मी की शादी को 4 साल हुए थे। उर्मी मुझे पहले दिन से ही भा गई थी। जब किराए का घर ढूंढते उसने हमारा मुख्य द्वार खटखटाया। मैं बाहर गई तो देखा एक 5 फीट 3 इंच की खूबसूरत कदकाठी, बादामी आंखें, हाथों में पानी की बोतल लिए एक 21-22 साल की लड़की मुझसे किराए के घर के लिए पूछ रही थी। सुमन जी, बहुत सुंदर, दिल को एक कहानी। सो अब हम आमंत्रित करते हैं श्री राजेंद्र नारंग जी को। कृपया आपने प्रस्तुति लेकर। मेरे सभी बड़े बड़ेरों को चरण वंदना, अपने हम उम्र साथियों को नमस्ते, प्रणाम और अपनों से छोटों को लाड़, प्यार और दुलार। कहानी सन्नाटे के आगोश में डर। और मैं राकुन। सर्दियों का मौसम आरंभ हो चुका था। झाड़ा यौवन की ओर दिन प्रतिदिन अपने कदम बढ़ा रहा था। वैसे भी इस आतंक और अफरा तफरी के दौर में लोग शाम 8 बजे के बाद बिना किसी काम के अपने घरों से बाहर निकलना ठीक नहीं समझते। एक दिन मैं अपने स्कूटर पर रात को अपने घर की ओर आ रहा था कि अचानक एशिया चौक के नज़दीक मेरे स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया। घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। टायर बदलने का कोई औजार मेरे पास उपलब्ध न था और ना ही किसी से मिल सका। मैंने बड़ी मुश्किल से स्कूटर को नज़दीक ही एक परिचित के पास पहुंचाया। तो विचारों की धारा को मन में समेटे हुए अभी मैंने जीवन चौक पार ही किया था कि वहां से तकरीबन 50 फीट की दूरी पर 2 सायों की हलचल देखी। आगे बढ़ते हुए मैंने उनको परखने की कोशिश की कि कहीं ये राहगीर लुटेरे तो नहीं, परंतु मैं उनके संबंध में ठीक से कुछ भी तय नहीं कर पाया। गंतव्य की ओर बढ़ने लगा। मेरे दिल में बैठा हुआ खौफ और भ्रम उस समय टूटा जब मैं उनके बिल्कुल पास पहुंचा। अपने कदमों की तेजी के साथ साथ मुझे दूसरे के कदमों के तेज होने की आहट साफ सुनाई देने लगी। अपना भ्रम सच साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। डर के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा था। डर के मारे दिल की धड़कनें और अधिक तेज हो गईं। बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और फिर कच्छा गिरोह, लठमार गिरोह तथा जहर खुमैनी गिरोह वगैरह का आतंक पूरे शहर में नरेश जी, कृपया मंच पर आएं। मेरी कहानी का शीर्षक है मासूम बच्ची। बच्ची के रोने का स्वर लगातार बढ़ने लगा था। नवजात बच्ची का रो रो कर गला हलकान होने लगा। सूरदास दीवार से सटा लेटा था। वह हमेशा इस वर्षा शालिका में पसरा पड़ा रहता। उम्मीदा वह आंखें फाड़े अंधेरे को भी नाकाम कोशिश करने लगा। उसके लिए चाहे रात हो या फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जीवन ही अंधकार में है। वह जन्मजात अंधा पैदा हुआ था। तभी किसी ने उसे सूरदास कहा तो सभी उसे सूरदास कहकर बुलाने लगे। माँ बाप का रखा नाम कृष्णा कोई भूल कर भी नहीं लेता था। सूरदास ने अपनी पुरानी गंभीर उठाई तथा जिस और रोने का स्वर सुनाई पड़ा था उधर लाठी के सहारे चलता जा पहुंचा। चलते हैं जान दीपिका जी से कि अध्यक्ष मंडल की ओर से आज की कहानियों के बारे में कुछ कहें। भी खूबसूरत सी कहानियाँ सुनी। अगर हम ऐसी कहानियाँ लिखें तो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा हो। मैं बहुत नहीं कहूँगी, बस तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए अपनी कहानी पढ़ूंगी। बड़ी बड़ी आंखों वाला लड़का। वह बड़ी बड़ी आंखों वाला लड़का सचमुच बुढ़ा था, जिसे देखते ही देखने वाले मन उसकी ओर सहजा आकर्षित हो जाता। गली में वो गुजरते, खुली बैठक पर नजर पड़ते, छोटे से स्ट्रेचर पर लेटा वही तो नजर आया करता था। तब चक्षु बहुत छोटी थी।
उसकी मासी राजेंद्र बाजार में चौराहे पर रहा करती थी। घास मंडी की मंजिया पावों वाली गली से राजेंद्र बाजार का अंतर क्या था? एक गली से निकले, राजेंद्र बाजार के शुरू में मासी की गली, तेज चलते यूं पहुंचे, बस यूं पहुंचे। हैं मैडम संतोष सांगड़ा जी से, कृपया मंच पर आएं और इस सत्र को सुशोभित करें। आज बहुत अच्छी कहानी पढ़ी है। मैं सबसे पहले बसंत वालों को बोलूँगी, जिनका बसंत आगमन कहानी है। आपकी कहानी छोटी और बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि औरत जो है वो एक दयानीय बन जाए कि आज पति अच्छा बोल रहा है तो हम क्यों, भाई तुम किसी से कम हो ही नहीं। आप जो है बचपन में वो माँ की उंगली पकड़ता है, जवानी में वो औरत के साथ रहता है, वो बुढ़ापे में फिर माँ को अपनी बुढ़ापे में उसी औरत को में देखता है, जन सेवा करती है। मैं खुश हो गई आज उसने मेरे से अच्छी तरह बात की। नहीं, ये सहानुभूति थी जो हर इंसान को, वो सहानुभूति कहानी बहुत बढ़िया है। मेरी नजर में बहुत बड़ी चीज है। पति और पत्नी के रिश्ते में सहानुभूति ना हो तो मैम फिर वो रिश्ता नहीं चल सकता। सहानुभूति बहुत जरूरी है। मैंने वही कहा, उसको प्रेम नहीं चाहिए था, सहानुभूति चाहिए थी। इतने सालों से उसको जो एहसास नहीं हुआ था, प्रेम तो उसको मिलता था, लेकिन उसको जो भावना नहीं थी उसको। बहुत अच्छी कहानी, छोटी कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, और चांददीप का वो धीरे धीरे अच्छा। अब जो मैं कहानी पढ़ रही हूँ वो है फिर ढोल नहीं बजा। कालू बचपन से ही अपने पिताजी के साथ तमाशे करने जाने लगा था। जानवरों के तमाशे, जैसे सांप और नवेले की लड़ाई, कभी चौराहे, चौगान, खुले मैदान, जब पीपल के नीचे तमाशे दिखाते थे। आमंत्रित करते हैं शेख मोहम्मद कल्याण जी को और कहानी सत्र पर कुछ कहें। 5 कहानियाँ जो आज हमने सुनी, ये सुमन जी की कहानी जो स्त्री मन की कहानी है, बड़ी संक्षिप्त कहानी थी, बड़ी सटीक और बड़ी अच्छी कहानी, शब्द बड़े अच्छे थे उस कहानी को। आज के ज़माने में आपने दूरदर्शन में देखा होगा सीरियल में स्त्री मन की कहानियाँ, स्त्री को जिस रूप में पेश किया जा रहा है उसके मुकाबले इनकी कहानी को मैं साधुवाद देता हूँ। बड़ी अच्छी कहानी लगी मुझे। बाकी दूसरी कहानी नारायण जी की, वो आप रोज ही अखबारों में पढ़ रहे हैं, अब समाचार पत्रों में शहर का माहौल ही इस तरह का हो गया है कि हर समय डर आदमी के अंदर बैठा हुआ है। तो उनका बड़ा एक खूबसूरत चित्रण नारायण जी की कहानी में हमें देखने को मिला। नरेश जी की कहानी के लिए तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी कहानियाँ जो हैं वो आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा समाज जिस ओर जा रहा है, ऐसी कहानियाँ समाज को जागृत करने के लिए बार बार पढ़ी जानी चाहिए। चांददीप जी की कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी उम्र को देखते हुए ये मेरी एकेडमी के कार्यक्रम जो भी संचालक है उनको सलाह है कि वो पाठ को अगर और करे तो वो कहानी ज़्यादा बेहतर तरीके से संप्रेषित हो सकती है। अच्छी कहानी होने के बावजूद भी उसका जो संप्रेषण है ना, वो इनकी उम्र के हिसाब से वो उस तरह से संप्रेषित नहीं कर पाए। प्लाट अच्छा था, स्मृतियों की कहानी थी, जैसे हम बचपन की स्मृतियों से होते हुए वो जवानी तक वो कैसे कैसे वो कहानी चलती गई साथ साथ में, अच्छी कहानी। बाकी संतोष जी की कहानी आपने देखा ही होगा कि ये हम बचपन से ये खेल देखते ही आए हैं हम लगभग हर चौकों चौराहों पर, लेकिन एक कोरोना काल एक ऐसा आया जिसने सारा तहस नहस कर दिया। आज के ज़माने में ऐसा तो देखने को मिलता ही नहीं है कि कहीं भी 4 लोग इकट्ठे हों और ऐसा कोई खेल दिखा सके। इस कहानी गोष्ठी के लिए मैं अकादमी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि ऐसी कहानियाँ बार बार, और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत देर के बाद एक अच्छी कहानी आज सुनने को मिली, और मुझे लगता है कि 4-5 कहानियाँ ही बेहतर होती है कहानी गोष्ठी के लिए। कई बार 7 या 8 या 9 कहानियाँ भी होती हैं, वो फिर श्रोता के मन के ऊपर से गुजर जाता है। कहानी सत्र के अंत में हम प्रार्थी हैं श्री पी.एन. त्रिशाल जी से। हमने 5 कहानियां सुनी, एक से बढ़कर एक, और विभिन्न चित्रवृत्तियों का वर्णन
और ऐसी चित्रवृत्तियाँ जो अछूती हैं, इसीलिए कहा गया है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि का सिर्फ मतलब वो नहीं जो काव्य लिखे, क्योंकि कहा गया है कवि मनीषी परिभू स्वयं, वो स्वयं उत्पन्न हुआ है, वो परफेक्ट है। उसकी नॉलेज कहाँ से आती है इसका हम सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से नहीं, उसके अलावा भी उसका ज्ञान होता है, इसलिए वो है। तो अनेक चित्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए बड़ी खुशी हुई इन कहानियों को सुनकर। इनको बहुत साधुवाद देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। तो ये थी कहानी संग्रह। मुझे लगता है उपस्थित जन जो यहाँ मौजूद हैं वो सब इन कहानियों को जी रहे थे। अगला सत्र कविता सुनने का है। यहाँ वहाँ से शब्द जोड़कर कविता नहीं बना करती, कविता वही कहती जिसमें छुपा हुआ संगीत मिले। पीड़ा हो या प्रेम प्रीत हो, भक्ति हो या आवाहन, कविता जब होठों पर आए अक्षर अक्षर फूल खिले। और उसके बाद एक गीत, होता है कुर्बान देश पर जब जब वीर जवान, घर की खुशियां और उमंगे हो जाती बलिदान। जय जवान जय वीर जवान। अंतरा पहला। माथे की बिंदिया मिट जाती, छुप जाते हैं कंगन, अनचाहा लगता है फिर ये सुना सुना जीवन। दिल रोया फिर आंखें रोई, रह गई आधी जान, घर की खुशियां और उमंगे हो जाती बलिदान। जय जवान जय वीर किसान जवान। अभी अभी सीखा था जिसने पापा पापा कहना, उम्र पड़ेगा उसको बिन पापा के रहना। पूछ रहा है जंग हुई क्यों, ओ पूछ रहा है जंग हुई क्यों, बच्चा है नादान। घर की खुशियां और उमंगे हो जाती बलिदान। राखी लेकर बहन जाने कितनी बार पुकारा, उनकी आंखें कैसे सूखे जिनका गया सहारा। भीगी आंखों से ले लेते हो, भीगी आंखों से ले लेते मिले अगर सम्मान। घर की खुशियां और उमंगे हो जाती बलिदान। अगले कवि श्री हरीश कैला जी। बेटियां, मेरे देश की बेटियों की तक उड़ान सारे तक को छू आती हैं, दुनिया हुई हैरान। इतना चावल ने छुआ चारों भर आकाश, आज अंतरिक्ष में हर जगह दिखता है आवास। भारत की इस बेटी को तो ब्रह्मांड में है पहचान, मेरे देश की बेटियों का गगनयान उड़ान। उड़ने वाले सर की थी एवरेस्ट की चोटी, उन्होंने सर की थी एवरेस्ट की ऊंची चोटी। जंगी जहाज की चालक बनी अवामी को नमन नमन कोटि, जिससे हिंदू मल्होत्रा बन गई चित्रमियाला की जान। मेरे देश की बेटियां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनकर देश चलाए, मुर्मू प्रतिभा इंदिरा को देशवासी सहनाए। वीर बेटियों सवार रही है चंद्रा की कमान, मेरे देश की बेटियों की गलत आकाश उड़ान। हर क्षेत्र में शान बेटियों, हर क्षेत्र में शान से बेटियां आगे कदम बढ़ाए। अगले कवि डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, मंच पर स्वागत। अनिला सिंह चार्ज। लड़कियां होती हैं हिना, जो मिटाकर अपना अस्तित्व रंगती रहती है कायनात की हथेलियां। बनाती है उन पर अनेक चित्रकारियां, भावों को उकेरती हुई। लड़कियां होती हैं काले ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक, जो लिखता चला जाता है जिंदगी का फलसफा, जिंदगी की सच्चाइयां ब्लैक बोर्ड के सीने पर, और छल जाता है धीरे धीरे मिटा अपना अस्तित्व। जर्रा जर्रा फिजाओं में बिखर जाता है।
कल एक झलक जिंदगी की देखी, वो राहों पे गुनगुना रही थी। मैंने पूछा क्यों दिया इतना दर्द तूने, तो बोली जिंदगी यूं पगले जीना सिखा रही थी। अब आमंत्रित है अमन खजूरिया। ये कवि अमिता मेहता जी हैं, कवित्री नहीं है, कैप्टन ललित शर्मा जी। कविता का शीर्षक है समास। वृक्षों की बनावट देखता हूँ, कुदरत की लिखावट देखता हूँ, पर दूषित है मन और समझ आज, सोच में मिलावट देखता हूँ। समाज टूट न जाए डरता हूँ, घरों की गिरावट देखता हूँ, बस्तियां हो रही हैं वीरान, मरघट में सजावट देखता हूँ। मेरी पुस्तक पर लिखते थे वह, कागज की लिखावट देखता हूँ, हो गई प्यार की पकड़ ढीली, इश्क में कड़वाहट देखता हूँ। ये कवि शोक बैगड़ा जी हैं। एक कविता का शीर्षक है विनम्रता। नदी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते ले जाती है अपने साथ कई बड़े बड़े पेड़, कोमल बेलों को नहीं ले पाती समुद्र तक। नदी की ताकत नहीं है बेल का झुकना, बेल का झुकना ही है नदी का समुद्र हो जाना। झुककर बेल अपना अस्तित्व बचा लेती है, नदी समुद्र हो जाती है, पर तनकर खड़े पेड़ खो बैठते हैं अपना अस्तित्व। बेल दे जाती है मंत्र कि उजाले की कमी को अंधेरा ना ढूंढ, देना इतना साहस कि अंधेरा हो तो चुप ही ना रहूं। बेल दी जाती है मंत्र, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। कोमलता सदा जीवित रहती है, कठोरता बह जाती है विनाशी ओर। बेल का झुकना विनम्रता है, कायरता नहीं। झुककर किया जाता है प्रणाम, अभिवादन परंपरा है जीवन में विनम्रता। मुझे दो इतनी विनम्रता कि उजाले की कमी को अंधेरा न करूं। दूसरी कविता है दीवारें खड़ी नहीं होती, दीवारें स्वयं खड़ी नहीं होती, जैसे प्रजा सैनिक नहीं होती। जैसे संवेदनाओं के स्वहन में भाषा बंधक बाधक नहीं होती, दीवारें बना दी जाती हैं खंडर होने के लिए। नहीं मिटती दीवारें, दीवारें दीवारें होती हैं। स्वयं बनाई दीवारें स्वयं टूटती नहीं। अच्छे माहौल में इनमें खिड़कियां दरवाजे लग सकते हैं, नहीं मिटती ये दीवारें। दीवारें मांगना अच्छा नहीं, दीवारों तो दीवारें हैं, बदनाम करती हैं झांकने पर। झांकने की नौबत आने पर मन होता है क्यों होती हैं ये दीवारें। दीवारें तो दीवारें होती हैं, नहीं मिटती ये दीवारें। दीवारें याद करवाती हैं हमारे तलक होने का परिणाम। परिवारों को 1 से 2, 2 से 4 हो जाने का एहसास कितना अच्छा होता, ना हो दुनिया बढ़ाती, मुंह छिपाती ये दीवारें। अगले कवि सुरेंद्र शर्मा। मेरी कविता का शीर्षक है रंगों का मजहब। इंसान तो पहले से ही बंटे थे, अब रंगों का भी मजहब हो गया। कल तक 3 रंगों का था तिरंगा मेरे देश का, आज भगवा मेरा हरा तेरा हो गया। छोटे थे तो सुना करते थे कि हम भाई भाई हैं, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि राम मेरा खुदा तेरा हो गया। शिवालय की घंटियों पर सलमा और मस्जिद की अजान पर सीता आज भी उठा करती है, हो गया। कल तक 3 रंगों का था तिरंगा मेरे देश का, आज भगवा मेरा हरा तेरा हो गया। अगले कवि श्याम बिहारी जी। सबसे पहले सुनाता हूँ आपको एक चीज, शीर्षक है पहिया। आदमी ने पहिए को घुमाया, पहिए ने आदमी को। एक दूसरी कविता है, आना एक गुमशुदा बहार का मेरे मन के आंगन में। आना एक गुमशुदा बहार का मेरे मन के आंगन में। मेरे प्रेमाकाश में कुछ सितारे, नहीं जो तारे। मेरे प्रेमाकाश में कुछ सितारे, नहीं जो तारे। उनमें से एक तुम्हारा नाम
या तो कुछ भी रखा जा सकता है। और क्षणिकाएं सुनाते हैं आपको सारी। दुनिया एक खास किस्म की उदासी गजल गाती चित्रा सिंह की आवाज के जैसे। रात जब जली होती हैं घरों की पत्तियां, तमाम किस्म के शोर मचाते ध्वनि चित्र उपकरण नींद के शिकार पर निकलते हैं। दुनिया गाती है चलो चली का रेला मेला 2 दिन का भी, रोती जीतती फिर भी हमेशा कल और काम से चिपकी रहती है दुनिया। इतनी भी बुरी नहीं, बस जरा दीवानी है। बुरा तो तू भी नहीं श्याम, बस जरा दीवाना है। अगले कवि हमारे श्री वागेश शर्मा जी हैं। वागेश शर्मा मैं अपनी एक गजल पढ़ रहा हूं। हाथ बढ़ा के वक्त है अभी, हाथ बढ़ा के वक्त है अभी, थोड़ा मुस्कुरा के वक्त है। इतना भी खफा नहीं हूं मैं अभी, इतना भी खफा नहीं हूं मैं, सामने आ कि वक्त है अभी। ये दिल धड़कन सब तेरा है, बस प्यार जता कि वक्त है अभी। वाह क्या बात है। बात निकली तो पकड़ नहीं पाएगा, चुप हो जा कि वक्त है। आया है तो जाने की जिद न कर, जरा बैठ जा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सामना मुश्किल का करना ही होगा, हिम्मत दिखा कि वक्त है अभी। वो थके पल, वो परेशान रातें, वो थके पल, वो परेशान रातें, सब भूल जा कि वक्त है अभी। जाने कब, सबको पता है डोर कौन सी होती है, लेकिन इसमें जरा अलग है। जाने कब ये डोर टूट जाए, पतंग उड़ा कि वक्त है अभी। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अंदाज। डॉक्टर इंदु भूषण जी हमारे अगले कवि। आपके पास 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, आप अटल रत्न से सम्मानित हैं। इसके अलावा और भी बहुत से अवार्ड ले चुके हैं। आप प्रेस कोर काउंसिल के संरक्षक भी हैं और 9 पुस्तकों को प्रकाशित कर चुके हैं। डॉक्टर इंदु भूषण वाली जी। तो आज यहाँ खड़ा करने के लिए धन्यवाद दूंगा सेक्रेटरी महोदय का और डॉक्टर चंचल शर्मा जी का। गजल के पढ़ूंगा पहले। एक क्षण भी मैं व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता हूँ, शेष जीवन मैं प्राण प्रिया पे लुटाना चाहता हूँ। उसे प्रेम के सागर में गोते लगवाते हुए बस क्षण में भवसागर के पार लगाना चाहता हूँ। अब गजल पेश है। मन में शीतल पवन सी सुगंधित सुगंध फैलाते चले, जन जन में सजगता का आत्मविश्वास जगाते चले। प्यासों की प्यास एवं भूखों की पूर्ण भूख मिटाने हेतु आप भी प्रतिपल ज्योत से ज्योत जलाते चले। जब बात विश्व गुरु के गुरुत्व आकर्षण की रही है चल, तभी मां भारती के सपूतों झंडा तिरंगा फहराते चले। मन मंदिर, मन आस्था और मन ही मन को प्रीत भई। स्पष्ट कहूं तो सुनो, मन की गंगा में अमृत बहाते चले। शब्दों ही शब्दों में शाब्दिक अर्थ बड़े ही बदल जाएं, परंतु साधुत्व की संधि पे प्रेम की बंसी सुनाते चले। जीवन पथ पर अग्रसर होने हेतु आवश्यक है ये भी, सेना के सैनिक ठहरे युद्ध अभ्यास में हाथ बंटाते चले। भारत के हम पक्षधर और सौभाग्य हमारा है भारत। भारत में ही भारत है, भारत का मान बढ़ाते चले। बगीचा निस्संदेह हमारा,
के, हम पुष्प इस बगीचे के, माली भी हम ही हैं, मिलकर फूल फल खिलाते चलें। अगला शेर है, ऊंचाइयों को छूना है तो हमें प्रेम पुजारी बनना होगा, प्रेम का दीपक जलाते हुए चंदन तिलक लगाते चलें। आखिरी शेर है, शीतल छाया के चरणों में बैठ सुख समृद्धि आती जब, तब ध्यान मग्न होकर सब भक्ति में रस पिलाते चले। जिंदगी ये तेरी खरोचे हैं मुझ पर, या फिर तू मुझे तराशने की कोशिश में है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। अब आमंत्रित करते हैं श्री राकेश अब्रोजी को। गलियां सड़कें शीर्षक, ये सांप की चाल सी बल खाती गलियां लोगों को जोड़ती हैं सड़कों से। इन सड़कों का अस्तित्व लोगों से गलियों की मार्फत ही है। चौराहे पर पहुंच सड़क वजूद खो देती है, फिर आगे बढ़ती है कोई नया लबादा ओढ़े, फिर आगे बढ़ती है नया वादा ओढ़े। आदमी जीवन हार जाता है, आदमी जीवन हार जाता है सड़क नापते नापते। इसके बाद एक कविता है, चाहत। चाहता हूँ बहती नदी सा रवा रहूं, और हर नई सदी सा जवान लगूं। हवा की तरह विचरूं बस्ती नगर वन उपवन, हवा की तरह विचरूं बस्ती नगर वन उपवन। कोयल से स्वर में गाऊं लहराऊं चमन चमन। एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रस्तुति है श्री विजय भास्कर जी की। विजय विश्व भर में साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। विजय जी के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं मैं क्या लिखता हूँ। कभी दिन लिखता हूँ तो कभी रात लिखता हूँ, कभी सबकी तो कभी सिर्फ अपनी बात लिखता हूँ। आप सब लिखते होंगे कहानियाँ, गज़लें और शायरी। मैं छोटा सा लेखक हूँ, बहुत जज्बात लिखता हूँ। मेरी इस कविता का नाम है पैसा। हालांकि मैं फिलोसफिकल ज़्यादा लिखता हूँ, तो उस पर लिखा है मैंने पैसा। उस पर मैंने किसी को बिना घर के रोता देखा है, किसी को भूख से रोता देखा है। मैंने देखा है हर दर्द जहाँ का, मैंने लोगों को महलों में रोता देखा है। किसी को पैसों के लिए रोता देखा है, तो किसी को किसी के लिए रोता देखा है। मैंने देखा है लोगों को घर छोड़ के जाता, मैंने लोगों को सपनों के लिए रोता देखा है। मैंने लोगों को भीड़ में अकेला देखा है, लोगों को जश्न में रोता देखा है। बस कभी मुस्कुराता नहीं देखा, बड़े ज्ञानी को, नासमझ बच्चे को हंसता देखा है। और अगर हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा होता है, तो बता दूं मैंने करोड़ों होने के बाद भी रोता देखा है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे शेर है, वाह, बहुत बढ़िया। एक और प्रस्तुति श्री रणधीर सिंह रायपुरिया जी की। मेरी कविता जी लव मैरिज। जब पास वो मेरे रहती है, जान धड़कती रहती है। जब वो मायके जाती है, जान में जाना जाती है। जब वो मायके जाती है, जान में जाना जाती है। मैंने भी एक गलती की, आप न गलती करना जी। मैं भी एक गलती की, आप न गलती करना जी। देसी छोड़ के विस्की पी, जो मैंने लव में की। नानी याद कराती है, पीछे जब वो पड़ जाती है। गधा भी बोझा ढोता है, मालिक देख के रोता है। मैं भी बोझा ढोता हूँ, उसे देख के रोता हूँ। बर्तन धोते कपड़े धोते रात मेरी कट जाती है। जब पास वो मेरे रहती है, जान तड़पती रहती है। जब वो मायके जाती है, जान में जाना जाती है। टीवी के आगे बैठ के फिर वो अपना हुक्म चलाती है। जब वो मायके जाती है,
जान में जाना जाती है। उसे खिला के रोटी पहले बाद में खुद मैं खाता हूँ चोरी से, फिर दारू पी के चुपके से सो जाता हूँ। उसे खिला के रोटी पहले बाद में खुद मैं खाता हूँ चोरी से, फिर दारू पी के चुपके से सो जाता हूँ। सपने में भी आके वो चंडी रूप दिखाती है, जब वो मायके जाती है जान तड़पती रहती है। वाह, बहुत बढ़िया। हमारे अंतिम कवि और अध्यक्ष मंडल के सदस्य शेख मोहम्मद कल्याण जी जो सत्र पर रोशनी भी डालेंगे और कविता भी कहेंगे। आज के इस काव्य गोष्ठी में आपने विभिन्न रंग देखे कवियों द्वारा प्रस्तुत, जीवन के विभिन्न परिस्थितियों से होते हुए जो आज की कविताएं पढ़ी गई और बड़ा अच्छा लगा। कविता का शीर्षक है हारे हुए लोग। कहाँ हारते हैं हारे हुए लोग। जिंदगी की शतरंज के मोहरे होते हैं जरूर, पर उनकी उड़ानों की कोई सीमा नहीं होती। उनकी किताबों में रखे फूलों की खुशबू सीमित रहती है सिर्फ किताबों तक। उनके जूतों के तलों में साधिकार घुस आती है सड़क पर कोई भी पड़ी आवारा कील। बेशक खुद भी नहीं समझ पाते वह जीवन का गणित। बेशक खुद भी नहीं समझ पाते वह जीवन का गणित। गरम सड़क पर उन शरीर का सारा लहू बेशक तपता है जून की दोपहरी में। फटे छाते से झांकता सूरज आसमान के कई रंग दिखाता है। युगों से युगों तक व्यवस्थाओं के रजिस्टर कभी भी दर्ज नहीं कर पाते कि हारे हुए लोगों ने क्या क्या हारा है। मेमनों की आवाजें इन्हें कभी विचलित नहीं करती, इसलिए सब कुछ हार कर भी वे जीत जाते हैं छोटी बड़ी इच्छाओं के युद्ध विपरीत परिस्थितियों में भी। धन्यवाद। इस कविता सत्र को अंतिम छोर पर ले जाने से पहले दो लाइनें। जब भी मुश्किल में होता तू बचाती थी, जब भी उदास होता तू मनाती थी। कुछ तो ताकत है माँ तुझमें, कुछ तो ताकत है माँ तुझमें, मेरे कुछ न कहने पे सब समझ जाती थी। कार्यक्रम को अंतिम छोर की ओर ले जाते हुए अब हम प्रार्थी हैं अध्यक्ष मंडल के सदस्य प्रोफेसर निर्मल विनोद जी से, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं हिंदी व डोगरी के, तो आकाशवाणी में वाचक मिल रहे हैं। कृपया सर मंच पर आए और कविता सत्र के बारे में। कविता के लिए अनुमति नहीं, प्रशासन भी कोई चीज है, मैं देखता हूँ। शीर्षक है वसंत। वन पर्वत नदी झील धरा गगन, कान्हा की वंशी का गुंजन, राधा की पायल की धूम मची, वासंती रव रुंझुन 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 गुंजन अनुगुंजन रुंझुन 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 रुंझुन। उन्मीलन मंत्र फूंकता वसंत, जगा रहा सुप्त पड़े छंद, दस्तक देता रह रह कर उन पर जो किवाड़ सदियों से बंद। उन्मीलन मंत्र फूंकता वसंत, जगा रहा सुप्त पड़े छंद, दस्तक देता रह रह कर उन पर जो किवाड़ सदियों से बंद। देता चैतन्य लाभ कहता है, देता चैतन्य लाभ कहता है, उठ अविनश्वर कोई गीत बुन, राधा की पायल की धूम मची, वासंती रुंझुन रुंझुन। अंतर मन में कहीं बहुत गहरे गूंजती ऋचाएं जीवंत, आंदोलित करता ऊर्जा भरता अंतस नभ पर खिला वसंत। अंतर मन में कहीं बहुत गहरे गूंजती ऋचाएं जीवंत, आंदोलित करता ऊर्जा भरता अंतस नभ पर खिला वसंत।
रोमांचित है सगरी काया, रोमांचित है सगरी काया, पोर पोर व्याप्त वंश का धुन, राधा की पायल की धूम मची, वासंती रव रुणझुम रुणझुम। इस सभागार में बहुत आनंद आया, अच्छा लगा, लेकिन ये बड़ा यातनाप्रद होता है, ये यहाँ बैठा दिया जाए। और मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करूँगा, आलोचना नहीं करूँगा। सभी ने जो जो जिसका जितनी जितनी जो पैठ थी उसके अनुसार रचनाएं पढ़ी, लेकिन एक प्रार्थना सबसे करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के करना चाहूँगा कि जब आप मंच पर आए तो कम से कम उससे पहले अपनी रचनाएं स्वयं संपादित कीजिए, एडिट कीजिए। कौन से शब्द आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए, शब्दों से पहचान बढ़ाइए, अच्छा पढ़िए, अच्छा चिंतन कीजिए, अच्छा लिखिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। मुझे आपके सम्मुख बैठने का, आपसे बात करने का सुअवसर दिया चंचल जी ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ अकेडमी का, खासकर आज के इस कार्यक्रम को लेके कि जहाँ वरिष्ठ कवियों ने अपनी रचनाएं पढ़ी, वहाँ जो नवोदित आने वाले नए कल के हमारे सूर्य हैं उनको भी मंच पर स्थान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। एकेडमी इस दिशा में अच्छा काम कर रही है। आप देखते हैं प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम इस प्रकार से चलते रहता है, उससे नगर में एक वातावरण बनता है, एक कहना चाहिए खुशबू फैलती है सब। और इस कवि गोष्ठी की सुगंध भी आप लेके जाएंगे और इसको कई दिनों तक महसूस करते रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये थी प्रस्तुतियाँ इस आयोजन की। आप सभी ने अपनी कहानी, कविताएं बहुत सुंदर अंदाज में, सुंदर भावों के साथ रखी। इसके लिए जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी आपको बधाई देती है और आशा करते हैं कि ऐसे हर आयोजन में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हिंदी कहानी लेखन कविता को समृद्ध बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। प्रोग्राम को अंतिम छोर की ओर ले जाने के लिए अब आमंत्रित हैं संपादक एवं एडिटर हिंदी डॉक्टर चंचल शर्मा जी और हिंदी कहानी कविता एक संगम का विधिवत समापन करेंगे। आज के इस कहानी कवि जो सिम्पोजिया था, जो एक संगम, मैंने ये मेरा सुझाव था सेक्रेटरी सर को कि मैं कहा कुछ हम नया करते हैं। तो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की, कहानी वालों को भी बुलाया और कुछ जैसे सर ने कहा नवांकुर भी लाए, मैंने नई उड़ानें लाई हैं और प्रतिष्ठित जो साहित्यकार थे उनको भी मैंने यहाँ पे आप लोग आए। आप सबका पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हमारे सेक्रेटरी सर श्री भरत सिंह मनहास जी, जिनके सहयोग से और जिनके प्रोत्साहन से मैं एटलीस्ट ये काम कर पाई हूँ। और खुद अकेली हूँ, आप खुद देख रहे हो, और बाकी मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। मैं आप सबका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप यहाँ आए, आशा करती हूँ कि आप भी, जब भी मैं कहूँगी हमारी एकेडमी आपको बुलाएगी तो आपको ज़रूर यहाँ आना है। किसी को किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, मेरा यही विनम्र निवेदन है आपसे। आप सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम घर के परिवार के लोग हैं। आज आप होंगे, कल दूसरा होगा, कल तीसरा होगा। आप बड़े लोगों ने छोटे लोगों को प्रोत्साहन करना है। और मैं आपसे छोटी हूँ साहित्य में भी और कईयों से उम्र में छोटी हूँ, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ पाऊँ और नई नई चीज़ें आपके समक्ष लाऊं। आपके सुझाव हमेशा मेरे लिए वेलकम हैं। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं इतनी विद्वान नहीं हूँ, बट मुझे ड्यूटी है दी गई है, आपके समक्ष काम करती हूँ। आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके सहयोग की, आपकी ब्लेसिंग्स की। हमेशा प्रार्थना करती हूँ आपसे कि मेरे जो आपसे निवेदन रहेगा, आप आइएगा, एकेडमी इज योर्स और आपके लिए है। आप साहित्यकार हैं, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी प्रोग्राम होगा, हर भाषा के लोग हमारे यहाँ पे आए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा हूँ। कोई भूल चूक रह गई
तो माफ कीजिएगा। और आज की सफलता क्या है ये आपके हाथ में, आपने हमें बताना है, हमारी कोशिश सदा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। इस अवसर पर सुनीता कुमारी कुसुमदर, सुमिता सूदन, मोनिका खोसला, संजय कपिल, दीपक कुमार, संजीव यूरिया, सोहन वर्मा ने भी अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। अज्जा दी इस सुनाकड़ी कहानी ते कविता संगोष्ठी च एक गल उभरी सामने आई जे मंच पर विराजमान जिन्हें अपनी विरासता की और मता पुख्ता करने आस्ते बदोबदी की नुक्ताचीनी करने की कोशिश की। इस आस्ते अकैडमी के एहलकारें अगे निवेदन है जो अपना पक्ष रखने आस्ते कहानीकार या कवि की भी अपना पक्ष रखने आस्ते बराबर मौका दिता जा। कहानीकार को भी अपना पक्ष रखने हेतु मौका दिया जाना चाहिए, नहीं तो टिप्पणी करने वाले अपनी टिप्पणी करके चुपचाप निकल जाते हैं, जो दूसरे लेखक के लिए उचित नहीं है। जैसा कि इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कैसे टिप्पणी करने वाला खुद ही समर्पित हो जाता है कि उसकी टिप्पणी गलत है। इस चलचित्र की वीडियोग्राफी, मोबाइल एडिटिंग, नरेशन ते स्क्रिप्ट राकुन दी ही। इससे दे कन्ने गए मिगी राकुन की दियो इजाजत। जय डोगरी, जय डुग्गर, जय भारत।